अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 17 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो को बेटे लाइक करें, लाजमी लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे 14.1.2 हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शंस। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने डिटेल से पढ़ लिया, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व थे, हर ऑर्गन की फंक्शनिंग क्या थी, स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। उसके बाद किडनी को ब्लड सप्लाई कैसे हो रही थी और इन द एंड फंक्शनिंग जो थी, वर्किंग जो थी, वो भी सारी हमने डिटेल से पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि किडनी के जो डिफरेंट टाइप हमने फंक्शंस पढ़े थे, उन सारे फंक्शंस को हार्मोन किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कौन सी सक्रीशन है जो इस सिस्टम में हेल्प आउट कर रही है, ठीक है। वो सारे हमने अब डिटेल से पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर 17 है आपकी बुक का। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शंस। व्हेन बॉडी नीड टू कंजर्व वाटर, किडनी secrete a hypertonic urine. When there is much water in body, kidneys excrete a hypotonic urine. These functions of kidneys are coordinated by the following hormones. हम पहले इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, बहुत दफ़ा मैंने इस चीज़ को बताया कि जो किडनी है इसका एक फंक्शन है डेट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ये बॉडी में फ्लूइड की जो पूरा एक परसेंटेज है बेटे, उसको भी रेगुलेट करती है। किस तरह से रेगुलेट करती है? दो मेन पॉइंट्स थे कि अगर पानी की हमारा जो वाटर का इनटेक है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो मतलब इतना बॉडी फ्लूइड हमें रिक्वायर्ड नहीं था जितना फ्लूइड हम ले रहे हैं, ठीक है। हम वाटर इनटेक हमारी ज़्यादा है, तो इस केस में किडनी क्या रोल प्ले करेगी, किडनी किस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म इस पूरे फ्लूइड को रेगुलेट किस तरह करेगी कि किडनी प्रोड्यूस करेगी बेटे, ज़्यादा यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा और किडनी जो है वो हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो स्क्रीट करेगी। जब मच वाटर जो है वो बॉडी के अंदर होता है, डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम चलते हैं कि हमारा जो फ्लूइड इनटेक है वो कम है, ठीक है, यानी कि जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड था उससे कम पानी हम ले रहे हैं, उस केस में जो यूरिन की अमाउंट होती है, जो यूरिन की परसेंटेज है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम यूरिन बनता है ताकि बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी ना हो, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब ये जो किडनी पूरा एक सिस्टम रेगुलेट कर रही है बेटे, ये पूरा सिस्टम हार्मोन के अंडर कंट्रोल काम कर रहा होता है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि किडनी के फंक्शन को के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? जनरली दो तीन हार्मोन्स हैं, आपकी बुक में भी उनका जिक्र है, उन्हीं को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला हार्मोन जो कि किडनी के साथ कोऑर्डिनेट करता है डेट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग ADH हार्मोन भी कहते हैं। ADH एब्रीवेशन है किसकी? AD एंटी ड्यूरेटिक है और H फॉर हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH. Antidiuretic hormone is the body primary tool for water conservation. It is produced by the hypothalamus and secreted by posterior pituitary gland. When the body is dehydrated or has taken salty food, the higher concentration of salt in blood is detected by osmoreceptor present in the hypothalamus. The hypothalamus sends signals to the posterior pituitary to create a sensation of thirst and to release ADH. ADH act on the wall of the collecting duct and make them more permeable to water. So more water move from the filtrate into the hypertonic fluid and then in the blood. In this way, concentrated urine is produced and water is conserved. When the concentration of salt fall in the blood, the hypothalamus stop antidiuretic hormone secretion. The wall of the collecting duct become less permeable to water, so less water is reabsorbed, resulting in the excretion of dilute urine. As a result, the blood volume and blood pressure decreases. A person who cannot produce enough ADH due to pituitary damage constantly excrete a large volume of dilute urine. This disorder is known as diabetes insipidus. Such a person is in danger of becoming severely dehydrated with very low blood pressure. पहला हार्मोन जो कि किडनी के फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करता है डेट इज़ नोन एज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग ADHB कहते हैं, ठीक है।
एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या था बेटे, हमारे जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट था, डैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जो कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये हार्मोन कहाँ से सक्रीट हो रहा है, किस ग्लैंड से सक्रीट होता है, ये सक्रीट होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने जब ग्लैंड पढ़े थे बेटे, आप लोग फर्स्ट ईयर में ग्लैंड पढ़ के आए थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो तरह के थे ना, एक एंटीरियर था एक पोस्टीरियर था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन सा हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सक्रीट करता है। कौन सक्रीट करता है हार्मोन, किसकी सक्रीशन है बेटे, हार्मोन ग्लैंड्स की सक्रीशन होती है ना। तो वो ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सक्रीट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे। पहला कब, जब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होना है। दूसरा कब, जब कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। दोनों की वर्किंग, दोनों टाइम में डिफरेंट वर्किंग होगी, दोनों को अलग से ही हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि डाइल्यूट यूरिन कब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कब प्रोड्यूस होगा, जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, या फिर बल्कि इसको ऐसे नहीं पढ़ो, आप लोगों को मैं ज़्यादा इजी तरीके से दो इसके डिफरेंट स्टेप बना के समझाती हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है इसका मेन फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से। दो मेन इसके रिजल्ट्स आएंगे, या तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा, या फिर यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। अब हम पहले एक चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं, क्या कि कंसंट्रेटेड यूरिन कब प्रोड्यूस होता है। बॉडी में ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं, बॉडी में ऐसा क्या हो रहा होता है कि जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, कंसंट्रेटेड कब होगा, जब डिहाइड्रेशन होगी यानी कि पानी की डेफिशिएंसी होगी। डाइल्यूट कब होगा, जब पानी का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को अब हमने क्या करना है, ये तो एक छोटी सी हमने एक सेंटेंस पढ़ा ना, लेकिन ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, अब ये हमने पढ़ना है। जब हमारी बॉडी बेटे डिहाइड्रेटेड होती है, इसको समझो, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या, कि जब हमारी बॉडी फ्लूइड जो है उसके अंदर एक कमी आ जाती है, यानी कि वाटर का इनटेक उतना नहीं हो रहा जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो रही है। और या तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाए, या फिर आप कोई साल्टी फूड ले लो। साल्टी फूड क्या है, जिसमें साल्ट की, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन मिकदार यानी कि ज़्यादा हो, या तो डिहाइड्रेशन हो, या फिर आप ऐसा खाना खाओ जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, साल्टी फूड आप लो। तो क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर बेटे साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब आप बहुत ज़्यादा साल्टी खाना खाते हो ना, तो ब्लड के अंदर साल्ट की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब साल्ट की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गई। जब ब्लड के अंदर साल्ट की अमाउंट इंक्रीज होती है, तो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, वो इस चेंज को फौरन से पहले क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। क्या डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन हायर हो गई है। ठीक है, अब क्या होगा, इन्होंने रिसेप्टर्स ने, जो हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर थे, उन्होंने इस चेंज को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटे, हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल सेंड करेगा। ठीक है, कि वो सेंसेशन प्रोड्यूस करे, किसकी, थर्स्ट की, प्यास की सेंसेशन, प्यास का एहसास हमारे अंदर जो है वो उजागर करे। कॉमन एग्जांपल देती हूँ बेटे, अगर आप लोग कभी खाना खाओ जिस खाने के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट हो, स्पेशली अगर हम बिरयानी खाते हैं, या हम लोग मतलब चिकन पुलाव आप लोग खाओ, चावलों के अंदर अक्सर साल्ट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, या कोई ऐसा खाना आप लोग खा लो जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है, तो आपको प्यास लगती है। कभी नोट किया आप लोगों ने, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपका बार बार पानी पीने को दिल करता है। वो यही चीज़ है क्या, कि जब ब्लड के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल सेंड किए कि
सेंसेशन प्रोड्यूस करें थर्स्ट की, ठीक है। जब आपको थर्स्ट की सेंसेशन प्रोड्यूस होगी आपके अंदर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा बेटे, ये एक हार्मोन सेक्रीट करेगा, डेट इज नोन एज ADH, यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की सक्रीशन रिलीज करेगा। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है बेटे वो एक्ट करते हैं कोलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। हमने जब नेफ्रॉन पढ़ा था, नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कोलेक्टिंग डक्ट। कोलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एक्ट करेंगे और उनको परमिएबल बना देंगे टू वाटर। क्या कर देंगे, उनको परमिएबल बना देंगे टू वाटर, यानी कि मोर वाटर जो है वहां से मूव करेगा इनटू हाइपरटोनिक फ्लूइड एंड देन इनटू ब्लड। यानी कि कोलेक्टिंग डक्ट में ज़्यादा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब होगा। वाटर की अमाउंट ज़्यादा परसेंटेज रीएब्जॉर्ब होगी, फिल्ट्रेट होगी, और ये सारा का सारा वाटर कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा। जब ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, इस तरह से क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा और वाटर को कंजर्व कर लिया जाएगा। पानी की तो पहली कमी थी, ठीक है, डेफिशिएंसी थी। अब उस डेफिशिएंसी को मज़ीद हमने क्या कर लिया, रोक लिया, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और इसी के रिजल्ट में क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो गया। समझ आ गई इस चीज़ की। अब हम पढ़ते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है कि जब बेटे साल्ट की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हो जाती है, यानी कि आप ऐसा खाना आप खा रहे हो जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, आपने बहुत फीका खाना खाया और आपके ब्लड के अंदर साल्ट की कमी होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होगी। पहले हमने क्या पढ़ा था, साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई थी। अब बिल्कुल उसके रिवर्स हम पढ़े हैं, उसका ऑपोजिट हम पढ़े हैं। क्या हुआ कि साल्ट की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर फॉल कर गई। अब क्या होगा, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटे सिग्नल सेंड करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, वो ADH हार्मोन की सक्रीशन को स्टॉप कर देगा। यानी कि जो फंक्शन हमने, जो वर्किंग पहले मैंने आपको पढ़ाई है ना, उसी को रिवर्स कर लो आप लोग। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल सेंड किए थे पहले भी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजे थे और पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया था, ADH रिलीज किया था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ADH की सक्रीशन को स्टॉप कर रहा है, और जो कलेक्टिंग डर्ट की वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, दे बिकम लेस परमिएबल टू वाटर। वाटर वहाँ पे ज़्यादा फिल्ट्रेट नहीं होगा, लेस वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है वो क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल उसका रिवर्स हो गया। वहाँ पे क्या हुआ, कम अमाउंट प्रोड्यूस हुई यूरिन की, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। एक क्वेश्चन ये है क्या कि जब आपका साल्ट इनटेक ज़्यादा हो जाता है देन व्हाट हैपन, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब पानी की डेफिशिएंसी होती है, फ्लूइड का इनटेक कम हो जाता है, देन किडनी किस तरह का रोल प्ले करती है, तो उसका आंसर ये है। दूसरा क्या है कि जब साल्ट की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाती है, उस केस में क्या होता है, वो आप फिर ये लिखोगे। उसके बाद कभी कभार बेटे एक डिसऑर्डर भी होता है, एक डिजीज़ भी है, एक डिसऑर्डर है। उस केस में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी है, यानी कि जो उनका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एनफ ADH प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि जितना एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की सक्रीशन होनी चाहिए उतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पे उन लोगों में डैमेज हो जाता है, ठीक है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होता है तो वो अपनी तमाम तरह की फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इस केस में क्या होता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाएगा, जब ADH की सक्रीशन जो है वो उतनी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा बेटे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो बॉडी के अंदर एक डिसऑर्डर आ सकता है, एक डिजीज़ आ जाती है, दैट इज़ नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या कहते हैं इसको, डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसको अंडरलाइन करो। और
जिन लोगों को ये डिजीज़ होती है बेटे उनका यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, एंटी यूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो बहुत कम हो जाती है, और इस तरह के पर्सन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वो डेंजर जोन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से उनकी बॉडी में से फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी आ रही होती है, और इवन उनकी ऐसा हाल हो जाता है कि दे बिकम सीवियरली डिहाइड्रेटेड, यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने सारा कुछ अच्छी तरह पढ़ना है। यानी कि हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और मेन चीज़ है, आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ADH, तब भी आप सारा कुछ यही राइट करोगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ADH इंक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम, it result in an increase in blood pressure. ADH also causes the blood vessels to constrict or narrow. This constriction further increases blood pressure. ADH increases the blood volume. ADH यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज करते हैं। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ADH जो है इसके अलावा एक और भी काम करते हैं, क्या कि ये ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, यानी कि उसको तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से बेटे ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया? इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। सेकेंड हार्मोन की तरफ मूव करेंगे, डेट इज नोन एज एल्डोस्टेरॉन। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी साथ साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। Aldosterone is the hormone responsible for regulating sodium and potassium level of urine. It is produced by the adrenal cortex, the outer layer of adrenal gland present on the top of kidney. Aldosterone is secreted when blood pressure drop or sodium level in the blood are too low. It acts on the wall of the distal convoluted tubule and the collecting duct. It increases sodium ion reabsorption from the filtrate into the blood. Due to higher concentration of sodium ion in the blood water also move from filtrate into the blood. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया डेट इज़ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन बेटे एक हार्मोन है, ये भी हार्मोन है, जैसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन था उसी तरह एल्डोस्टेरॉन भी एक हार्मोन है, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सोडियम और पोटाशियम का जो लेवल है ना यूरिन में होता है उसको रेगुलेट करता है ये हार्मोन। ठीक है, यूरिन के अंदर सोडियम और पोटाशियम के लेवल को एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब बात आती है कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कौन इसको प्रोड्यूस करता है। जब मैंने आपको स्टार्ट में बेटे SVT सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि किडनी के ऊपर एक पार्ट दिखाया था डेट इज़ नोन एज एड्रीनल कॉर्टेक्स, अगर आपको याद हो तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो एक यानी कि दो किडनी थी ना, एक लेफ्ट किडनी थी एक राइट किडनी थी। लेफ्ट और राइट किडनी के ऊपर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट थी, ग्लैंड्स प्रेजेंट थे डेट आर नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते थे उनको, एड्रीनल ग्लैंड करते थे, यानी कि दोनों किडनीज के टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट थे। ठीक है, और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते थे। तो बेटे अब देखो कंसेप्ट क्लियर करो ना, अब किडनी है, किडनी के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ग्लैंड क्या चीज़ सक्रीट करते हैं, हार्मोन सक्रीट करते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड जो हार्मोन सक्रीट करेगा डेट इज नोन एज एल्डोस्टेरॉन। अब समझ आ गई, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट थे, किडनी के ऊपर। उस ग्लैंड का जो पार्ट होता है डेट इज नोन एज एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये एड्रीनल ग्लैंड की आउटर मोस्ट लेयर होती है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या है, हार्मोन है, और एड्रीनल क्या है, वो ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन क्या चीज़ है बेटे, ये हार्मोन है, और ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम और पोटाशियम का जो लेवल होता है ना यूरिन के अंदर, उसको जो है ये रेगुलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन की सक्रीशन कब प्रोड्यूस होगी, कब ये सक्रीट होगा, ठीक है, जब हमारे ब्लड के अंदर बेटे ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए या फिर सोडियम का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाए। दो मेन पॉइंट्स है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई ना। मैंने क्या कहा, जब ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाता है
जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए, यानी कि दो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशंस बता दी, या तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए या फिर सोडियम का लेवल ब्लड में कम हो जाए, देन क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन सक्रीटेड होगा, ठीक है, उसकी सक्रीशन स्टार्ट होगी। अब ये कहाँ एक्ट करता है, जैसे हमने एंटी यूरेटिक हार्मोन का पढ़ा था ना कोलेक्टिंग डक्ट्स में, इसी तरह ये एक्ट करेगा ऑन द वॉल ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कोलेक्टिंग डक्ट। कोलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की जो वॉल्स हैं उन पे ये एक्ट करेगा। वहाँ पे इसका क्या फंक्शन होगा कि ये सोडियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन वहाँ पे होगी, ठीक है, यानी कि जो फिल्ट्रेट आ रहा था उन फिल्ट्रेट में से सोडियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन होगी इनटू ब्लड, ठीक है, दोबारा से वो कहाँ एड अप हो जाएगा, ब्लड में एड अप हो जाएगा। और दूसरा इसके रिवर्स अगर हम चलें, जब सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बेटे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर जो है वो भी फिल्ट्रेट से मूव करेगा, फिल्ट्रेट में से, और कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? इन शॉर्ट बेटे, एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है बेटे, ये इसकी क्या मेन फंक्शनिंग क्या है, तीन मेन फंक्शन है इसके जो आपने याद रखने हैं। एक पहला फंक्शन ये क्या है कि ये साल्ट का लेवल कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी का, वाटर का लेवल कंट्रोल करेगा, इसके अलावा ये हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। और ये किसकी सक्रीशन है, एड्रीनल ग्लैंड की सक्रीशन है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको भी बताया, किडनी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले क्या करता है, तीन मेन फंक्शन मैंने आपको बताए। ये रीएब्जॉर्ब करता है सोडियम को और सॉल्ट को रखेगा, इट कीप सॉल्ट इन अवर ब्लड, पहला फंक्शन। दूसरा मैंने क्या आपको बताया कि इट एक्सक्रीट पोटाशियम, यानी कि अगर हमारे ज़्यादा पोटाशियम हो जाता है तो इट गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा पोटाशियम इन यूरिन। और तीसरा मेन फंक्शन इसका क्या होगा, इट रीएब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। और जो है फिर जब वाटर रीएब्जॉर्ब होता है तो ब्लड का वॉल्यूम और जो ब्लड प्रेशर है इट आल्सो गोज अप, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हुआ था वो अब क्या होना शुरू हो जाएगा, वो अप होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये तीन इसके मेन फंक्शन थे। कौन कौन से बेटे, इट रीएब्जॉर्ब सोडियम, इट एक्सक्रीट पोटाशियम, ठीक है, और इट रीएब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे आपकी बुक में ना ये सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि रेगुलेट सोडियम एंड पोटाशियम लेवल ऑफ यूरिन, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये क्या करेगा, इट गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा पोटाशियम इन यूरिन, ठीक है। यूरिन के अंदर अगर परसेंटेज पोटाशियम की ज़्यादा हो जाती है तो वो भी उसको बैलेंस कर देता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन के मेन जो है वो फंक्शन क्या है, वो सारे मैंने आपको बताए। आपकी बुक में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हैं जो इसी हार्मोन से रिलेटेड है, उनको भी एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं। 2 capillaries beds in kidneys. In kidney, 2 distinct capillary beds work in sequence to process blood. Number 1, glomerular capillaries. Number 2, peritubular capillaries. Glomerular capillaries are located within the Bowman capsule. These capillaries are designed for filtration. They operate under high blood pressure, which forces water and small solutes out of the blood and into the nephron. Peritubular capillaries surround the renal tubule. Their primary role is reabsorption and secretion. They operate under low hydrostatic pressure and pull essential neutron, glucose, ions and water back into the bloodstream from the tubules. They also secrete specific toxin into the tubule. 2 कैपिलरी बेड्स जो हैं वो कैपिलरीज किडनी के अंदर बेटे प्रेजेंट होते हैं। वो 2 कैपिलरीज बेड कौन कौन से हैं, एक है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और एक कौन सी हैं, पेरिट्यूबुलर। अगर आप पीछे जाओ नेफ्रॉन की डायग्राम देखें बेटे, ये देखें, ये क्या था, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज थी पहली, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जो आपको कैपिलरीज का नेटवर्क नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। समझ आ गई, याद आ गया हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमारी किडनी में 2 कैपिलरीज बेड्स हैं, दोनों के बारे में आपको यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहले भी हमने इसके बारे में स्टडी की, एक दफ़ा से रिकॉल ही हो जाएगा। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं बेटे, आपको पता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दे लोकेट इन बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के अंदर होती हैं। और इन कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या होता है बेटे, ये फिल्ट्रेशन का जो वर्क है वो करती हैं, ठीक है।
अंडर हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि नेटवर्क है कैपिलरीज का, तो डेट्स वाई यहाँ पे एक हाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वाटर और स्मॉल सोल्यूट जो हैं वो बेटे फिल्टर होंगे और आउट ऑफ द ब्लड मूव करेंगे और नेफ्रॉन में जो है वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो कैपिलरी बेड है डैट इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो बेसिकली इसी कैपिलरीज के नेटवर्क की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। दूसरा क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ने रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड किया होता है। अभी मैंने आपको उसकी डायग्राम भी दिखाई। इनका प्राइमरी रोल क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सक्रीशन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप था जब हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पढ़ा था, यानी कि जब पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हमारा क्या था, रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे काम करती हैं और असेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज और आइंस हैं उनको फिल्ट्रेट के अंदर से दोबारा से रीएब्जॉर्ब करेंगी, वाटर को रीएब्जॉर्ब करेंगी और वापस उनको ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे, ठीक है। उसी यानी कि रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसकी दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होती है, बहुत सारा वाटर और कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट जो हैं वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। इस तरह जो है वाटर की डेफिशिएंसी से भी जो है वो बहुत हद तक जो है वो बचा जा सकता है और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उनका भी वेस्ट नहीं होता। इसके अलावा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की एक और भी मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है कि ये स्पेसिफिक टॉक्सिन जो है उनको भी सक्रीट करती हैं इनटू द ट्यूब्यूल। ये इसके दो मेन फंक्शन है, ये आपने याद रखने हैं। इसके ऊपर भी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। एल्डोस्टेरॉन आल्सो प्रोमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन इन द यूरिन. It helps to prevent hyperkalemia, a condition in which the blood potassium level becomes too high and can lead to dangerous cardiac arrhythmia, ठीक है। arrhythmias कह सकते हैं इसको आप लोग, arrhythmias ये वर्ड है, एक डिसऑर्डर है। मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज दिस और डिसऑर्डर मीन। छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे शेयर की गई है कि एल्डोस्टेरॉन हम पढ़ रहे थे अभी, एक हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन जो है बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पोटाशियम आयंस की जो एक्सक्रीशन होती है इन द यूरिन, ठीक है, उसको क्या करता है, ये उसको प्रोमोट करता है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका मेन और भी एक दो फंक्शन है एल्डोस्टेरॉन के, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये प्रिवेंट करता है, रोकता है किस चीज़ को बेटे, हाइपर एक्लीमिया, ठीक है। ये एक कंडीशन है जिसमें ब्लड पोटाशियम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। कौन सी कंडीशन, जिसमें ब्लड के अंदर देखो डिफरेंट टाइप के आइंस प्रेजेंट है ना, सोडियम प्रेजेंट है, पोटाशियम प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये जो हार्मोन है डेट इज़ नोन एज एल्डोस्टेरॉन, तो ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा कि ब्लड के अंदर जो पोटाशियम का लेवल है बेटे उसको भी रोकता है कि वो इंक्रीज ना हो, ठीक है, एक मॉडरेट लेवल उसका रहे। और अगर हमारे ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से हमें एक कार्डिक डिसऑर्डर जो है, आप ये कह सकते हैं एक दिल की तकलीफ है, एक दिल की बीमारी है, एक कार्डिक डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो भी हमें हो सकता है। कब हो सकता है, जब ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल बेटे इंक्रीज कर जाए, जब पोटाशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में जो कार्डिक डिसऑर्डर एक होगा डेट इज़ नोन एज कार्डिक उरिथमी, आप सिंपल इसको इस तरह पढ़ सकते हो, उरिथमियास, ठीक है। ये ए नहीं है, इसको हम यू पढ़ेंगे, ठीक है, यूरिथमियास, ठीक है, ऐसे आप लोग इसको पढ़ोगे, यू से पढ़ेंगे इसको हम, यूरिथमियास, ठीक है, क्लियर हो गया। अब व्हाट इज यूरिथमियास, यूरिथमियास क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको बता तो दिया कि ये कार्डिक डिसऑर्डर है, एक हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें बेसिकली होता क्या है, ये कैसी डिजीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि कार्डिक यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड ये एक डिसऑर्डर है। इस डिजीज़ में, इस डिसऑर्डर में बेटे होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हार्ट का रिदम है वो एबनॉर्मल होता है, यानी कि देखो एक हार्ट का रिदम है ना, लब डब
बीट कर रहा है, वो एक हार्ट पूरी एक उसका रिदम होता है बीट का, हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में। लेकिन इस केस में क्या होता है कि एबनॉर्मल हार्ट रिदम होता है, हार्ट बीट या तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, यानी कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है, या तो वो बहुत तेज़ हो जाएगी या वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और इरेगुलर पैटर्न होंगे, कभी तेज़ हो जाएगी कभी स्लो हो जाएगी, ठीक है। आपको जब इसका पैटर्न डॉक्टर देखते हैं तो एक इरेगुलरिटी उसमें पैटर्न में नज़र आती है, ठीक है, और इसकी वजह से हार्ट के जो पूरा जो सिस्टम है हार्ट का वो क्या हो जाता है, एक मतलब प्रॉब्लमेटिक सिस्टम हो जाता है, और इसकी वजह से बेटे इवन आपको जो है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर इस कंडीशन को रोका ना जा सके, यानी कि ब्लड के अंदर पोटाशियम के लेवल को कंट्रोल ना किया जा सके। तो वो आपको छोटी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि अगर ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो कौन सा जो है वो डिजीज़ हो सकती है, उस डिजीज़ का नाम यहाँ पे हमें दिया गया है, वो आपने यहाँ पे याद करना है, और उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं उसको भी आप अंडरलाइन कर लो, वो भी आपने याद करनी है, और इस कंडीशन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, दैट इज़ नोन एज एल्डोस्टेरॉन, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। इसके साथ ही बेटे ये हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दो यहाँ पे हार्मोन दिए गए थे, एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन था और एक कौन सा था, एल्डोस्टेरॉन था। इन दोनों हार्मोन्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, इनमें कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सेकंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।